टाइम मॉड्यूल देखा था और टाइम में 3 फंक्शंस देखे थे। ठीक है, टी डॉट टाइम, जिससे अपने को एग्जैक्ट टाइम मिल जाता है मिली मतलब सेकेंड्स और मिली सेकेंड में। उसको अपन ऐसे स्टॉप वॉच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सी टाइम, जो कि करंट टाइम देता है एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। और एक अपन ने देखा था स्लीप। स्लीप क्या करता है, प्रोग्राम को कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर देता है। आज जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे एक रैंडम मॉड्यूल को। रैंडम क्या करता है, बेसिकली रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए इस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई गेम भी अगर डिजाइन करते हो और उसमें अपने को ये करना है कि डाइस क्या नंबर दे रही है, तो वो नंबर रेंडमली आना चाहिए कि कभी 1 आए, कभी 2 आए, कभी 4 आए, कभी 6 आए। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट होते हैं, वो इस टाइप की लाइब्रेरी से जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं जो अपने को एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। अब जिस रैंडम लाइब्रेरी को अपन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपन सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इसी से क्या होगा कि जो मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन है वो अपनी रैम पे आ जाएंगे। तो अपन ने इंपोर्ट किया रैंडम को और उसको एक कोड दे दिया आर। तो ये आर नाम से ही अपन इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अपन ने रन किया। ठीक है, अब एक बार ये इंपोर्ट हुई तो अपन इसके अंदर के सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन है रेंड इंट। ये रैंडम इंटीजर जनरेट करता है और इसको दो रेंज देनी पड़ती है कि आपको जो रैंडम नंबर जनरेट कराना है वो कहाँ से कहाँ तक कराना है। जैसे यहाँ पे लिखा है लोअर लिमिट देके रखिए 1 की और यहाँ पे हायर देके रखिए 100 की। तो ये 1 से लेके 100 के बीच में कोई सा भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है, और ये फंक्शन रैंडम मॉड्यूल के अंदर से आ रहा है इसलिए इसके नेम में अपन ने आर डॉट रेंडेंट लिखा है। तो अपन इसको रन करके देखते हैं और जैसे ही इसे रन करेंगे अपने को कुछ भी मिल सकता है। ये वाला करके देखो आपको, इसको जितनी बार रन करोगे उस बार कुछ और मिलेगा। ठीक है। हम्म? हाँ, ये रेंडमली कोई सा भी पिक कर सकता है। हाँ, इसको जितनी बार रन करोगे उतनी बार वो कुछ और डिफरेंट देगा। कभी 94, 43, कुछ भी दे सकता है। बट अपन रेंज डिसाइड कर रहे हैं। जैसे अगर 1000 कर दिया होता है लिमिट, तो फिर वो 1000 के बीच में कुछ भी दे सकता था। जैसे 140, 680, 96। जब अपने को रैंडम नंबर की नीड आती है कि मतलब कुछ रैंडम नंबर जनरेट कराना था। ठीक है, तो ये रैंडम इंटीजर हो गया। एक और फंक्शन होता है रैंडम। जो रैंडम फंक्शन है वो एक डेसिमल में जनरेट करता है रैंडम नंबर। मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट में करता है। और ये जो फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज होती है ये ऑटोमेटिकली पहले से डिसाइडेड रहती है 0 से लेके 1 तक की। ठीक है, जैसे यहाँ पे रैंडम इंटीजर लिखा था तो इसलिए अपने को सारे होल नंबर्स में मिलते हैं। बट ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में देता है रैंडम नंबर। इसको जब भी आप रन करोगे आपको 0 से लेके 1 के बीच में कोई सा भी एक रैंडम नंबर मिल जाएगा। क्या और कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब इसको एक और तरीके से यूज करके देखते हैं। जब अपने पास आपकी खुद की एक लिस्ट होती है, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नेम्स है। अब इनमें से रेंडमली कोई पर्सन को चूज करना है अपने को।
तो फिर यहाँ पे रैंडम डॉट चॉइस आते हैं। चॉइस क्या करता है यहाँ पे, इसमें से किसी भी नेम को रैंडमली चूज कर लेगा। जैसे इसको जैसे रन किया तो इसने सुमन को उठा लिया, हो सकता है जब आप बनाओ तो आपके इसमें कोई सा भी रैंडम लिया जाए। कहाँ पे, ये इसकी ऑटोमेटिकली रेंज सेट है 0 से लेके 1 तक की। जैसे मान लो कभी आपको ऐसे नंबर जनरेट करने हैं कि नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है ये खुद से जनरेट करता है। जैसे अगर आपको 1 से लेके 10 तक के जनरेट करने हैं, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसी में ही मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0.6 है तो वो 6.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मल्टीप्लीकेशन करके इसको यूज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे तो अभी 7.4। 1 से रैंडम कुछ भी दे सकता है बट फ्लोटिंग पॉइंट में। हाँ हाँ, फिर इसको राउंड कर दो, पूरे को राउंड फंक्शन के अंदर पास करके कॉमा 2 कर दो तो 2 डेसिमल तक फिर कर देगा। अक्षत और ऋतिक। हाँ हम्म हाँ अच्छा, इनकी जो फाइल्स हैं ये पाइथन के इंस्टॉलेशन पे रखी हुई हैं। इसको अपन डायरेक्टली किसी भी प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। इनके लिए कोई फाइल मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, वो तो जो अपन कस्टम खुद बनाते हैं ना, उनकी फाइल अपने को मैनेज करनी पड़ती है। नहीं नहीं, ये जो लाइब्रेरीज आती हैं ये आपकी रैम पे आती हैं। मतलब जितना भी पाइथन चल रहा है, जितने भी अपने वेरिएबल्स बन रहे हैं, वो सभी का डेटा रैम पे आएगा। तो जब अपन इसको लोड करेंगे रैम पे, तो ये रैम पे आ चुका है तो इसके सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। बट जब अपन फाइल को क्लोज करते हैं, शट डाउन वगैरह करते हैं, तो रैम क्लियर हो जाती है। तो फिर ये जो भी चीज़ लोड की थी वो हट जाती है। तो जब भी लाइब्रेरी या फिर मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, तो जितनी बार आप इसको ओपन करोगे क्लोज करने के बाद, हमेशा इसको इंपोर्ट करना जरूरी रहता है। ठीक है, अब इसके बेस पे अपन एक गेम बना सकते हैं। एक छोटा सा गेम रहेगा। ये गेम आपको 10 टाइम्स 10 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वो क्या रहेंगे, वो रैंडमली 1 से लेकर 20 तक के कोई भी नंबर दे सकता है। जैसे उसने दिया 7 + 19, तो आपको इक्वल करके इसका आंसर तुरंत बताना रहेगा। हाँ, ये सिर्फ 2 नंबर पूछेगा, इसकी रेंज भी 1 से 20 तक की रहेगी और इसकी भी 1 से लेकर 20 तक की। ये सिंपल लेवल का है, थोड़ा सा हार्ड लेवल करना है तो 1 से 100 तक के लेवल रख सकते हो। कोई सा गेम नहीं है, वो अपन बना रहे हैं बस कि हाँ, इसमें अपने को इसका आंसर देना है एज ए कैलकुलेशन, जैसे काइंड ऑफ ब्रेन पावर इस टाइप के गेम होते हैं ना। अपने को तुरंत इसका आंसर देना है, फिर वो तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, वो भी इन 2 नंबर्स का एडिशन पूछेगा। रैंडमली दोनों नंबर होंगे, वो चेंज होते रहेंगे। अपन ने इस पे 10 क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये आपको एक रिजल्ट समरी देगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, करेक्ट आंसर। जैसे आपके 7/10 सही थे, और आपको टाइम कितना लगा, कि आपको 50 सेकेंड लगे पूरा या किसी को 80 सेकेंड लगे। तो ये रिपोर्ट समरी चाहिए। तो ये वाला गेम बन सकता है आप लोगों से। हाँ, करके तो देखेंगे। ये गेम समझ में आ गया। अब इसमें चाहिए क्या क्या रहेगा, सिंपल है। टाइम मेजरमेंट है यहाँ पे, तो मतलब टाइम लाइब्रेरी का भी यूज करना पड़ेगा। ये 2 नंबर अपन खुद से डिसाइड नहीं करेंगे कि अपन प्रोग्राम में पहले से फीड करने से। तो जब भी प्रोग्राम रन करेंगे एक सेट ऑफ सेम नंबर्स आएंगे। तो अपने को चाहिए रैंडम नंबर्स जो इन दोनों की जगह पे आए, और जब भी लूप चलेगा तब तब रैंडम नंबर्स नए जनरेट हों। तो इस जगह पे अपने को रैंडम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। केस करना है, इसका टोटल क्या आएगा? गैस नहीं करना है, सॉल्व करना है।
वो गैस वाला नहीं है, ये दूसरा है कि जैसे तुरंत इसने 19+7 दिया। हाँ क्लिक, जैसे इसका आया यहाँ पे 26 आया, तो अपन ने 26 लिख के एंटर करना है, फिर वो दूसरा क्वेश्चन देगा। हो सकता है कि 8+11 दे, तो तुरंत फिर अपने को इसका आंसर। हाँ, तो इसको करना क्या क्या रहेगा, सबसे पहले अपने को टाइम लाइब्रेरी चाहिए और रैंडम, तो फंक्शन की स्टार्टिंग इन दोनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से होगी। ठीक है, टाइम लाइब्रेरी और रैंडम लाइब्रेरी। इसके बाद अपने को और क्या क्या चाहिए, सब अपन लिख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके का था, तो इसको अपन शुरुआत से बना के देखते हैं। चाहिए क्या अपने को, इंपोर्ट टाइम एस, इंपोर्ट रैंडम एस। ठीक है, इन दोनों को करने के बाद अपने पास ये दोनों लाइब्रेरी एक्सेस में आ जाएंगी। इसके बाद अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए रैंडम नंबर्स। अब हर क्वेश्चन में रैंडम नंबर चेंज होना चाहिए, अपन ऐसा नहीं है कि 10 के 10 क्वेश्चन नंबर, मतलब 10 के 10 क्वेश्चन खुद से टाइप करेंगे, तो अपन टाइप एक ही क्वेश्चन करेंगे, वो 10 बार रिपीट होंगे। तो रिपीटेशन के लिए क्या चाहिए अपने को, फॉर लूप। तो अपन ने लगाया फॉर आई इन रेंज 10, क्योंकि एग्जैक्टली अपने को 10 टाइम्स इसको जनरेट करना होगा। अब लूप के अंदर आने के बाद फिर अपन डिसाइड करेंगे कि वो दो रैंडम नंबर्स होंगे क्या। तो ये हो सकता है एक ए बना सकते हैं और एक रैंडम नंबर बनाएंगे बी। अब इसके अंदर एक रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए क्या, 1 से लेकर 20 तक। तो ये कैसे कर सकते हैं, अभी अपन ने देखा था रैंड इंट। नहीं, अपन यहाँ पे इनपुट नहीं लेंगे क्योंकि फंक्शन अभी इनपुट नहीं ले रहा है, आंसर के वक्त अपन इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने आर लाइब्रेरी करी है, आर के अंदर रैंड इंट है। ठीक है, रैंडम डॉट रैंड इंट, इसको एक रेंज दी 1, 20, ताकि अपन को सिर्फ जो रेंज जनरेट हो वो 1 से 20 तक की हो। एग्जैक्टली सेम चीज अपने को किसके साथ करना है, अपने को करना है बी के साथ। हाँ, नहीं नहीं, ये इंक्लूसिव रहेगा, वो स्लाइसिंग करते वक्त होता। यहाँ पे इंडेक्सिंग वगैरह का काम नहीं है ये। अपने सेम चीज बनाई बी के साथ। अब यूजर को क्या करना है, यूजर से क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन में क्या देखना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, और इसको ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो अपन प्रिंट फंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि प्रिंट में अपन एफ स्ट्रिंग लगा के वेरिएबल और इनका क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये एफ स्ट्रिंग है, तो अपन ने पूछा व्हाट इज ए प्लस बी। ठीक है, इतना आ गया। तो फॉर लूप में वो कितनी बार पूछेगा, 10 बार क्वेश्चन पूछेगा, और 10 बार उनके क्वेश्चन आएंगे। तो अभी अपन ने क्वेश्चन वाला पार्ट तक ही किया है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को आंसर चाहिए कि यूजर एक आंसर भी तो दे उसके जस्ट नीचे। तो अपने को आंसर एक इनपुट लेना पड़ेगा। तो अपन ने यूजर का आंसर लिया और इसे लिया इंटीजर इनपुट में, और वो आंसर करके इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि आंसर क्या है। तो अपन ने वहां पे तुरंत उसका आंसर पुट कर दिया। अब आंसर तो कुछ भी दे सकता है यूजर, तो अपने को ये कैसे चेक कर सकते हैं कि यूजर ने करेक्ट दिया या नहीं दिया। हम्म हम्म बाकी और कोई समझ में आया कैसे अपन चेक कर सकते हैं, यूजर ने अपने को एक नंबर दिया है। ए और बी करके वेरिएबल्स हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे मान लो 5 और 10 दिया होता, तो 5 और 10 को अपने को एक्चुअल में भी ऐड करना है कि एग्जैक्ट 15 मिले। और यूजर ने क्या दिया, क्या यूजर ने 16 दिया है, तो वो 15 और 16 का एक्चुअल में मैच हुए कि नहीं हुए। अगर वो मैच हुए इसका मतलब आंसर करेक्ट है, अगर मैच नहीं हुए तो आंसर इनकरेक्ट है। तो ये चेक करने का काम किसका होता है, ये काम होता है इफ कंडीशन का। तो इफ ए प्लस बी करेंगे तो ये अपने को क्या दे देगा, मान लो 5 और 10 आए तो 15 देगा। तो अपन ने इसे मैच किया कि
यूजर ने एक आंसर दिया है, उसको वेरिएबल में अपन ने स्टोर करा था आंसर, तो क्या वो इससे मैच हुआ? अगर हुआ तो अपने को एक वेरिएबल भी चाहिए रहेगा जो करेक्ट का मेजर ले। तो इसका अपन ने ऊपर जाके वेरिएबल बनाया। वेरिएबल हमेशा टॉप पे ही बनाना चाहिए, जैसे जरूरत पड़ी। क्या? नहीं, प्रिंट क्या करेंगे अभी? अच्छा, प्रिंट ये भी करना है कि आपको कि करेक्ट आंसर दिया या नहीं दिया। कर सकते हो। अभी के लिए तो अपन करेक्ट के लिए करते हैं, ठीक है। करेक्ट हुआ तो अपने को करेक्ट की जो वैल्यू अपन ने स्टार्ट करी है 0, तो इसको एक इंक्रीज करना है क्योंकि एक आंसर सही हो चुका है। तो ये कोड भी अपन दिखाते हैं कि जो काउंट है करेक्ट है उसे प्लस इक्वल टू 1 कर सकते हैं, इससे वो वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। अब होने के बाद अपन को जैसे करेक्ट आंसर या इनकरेक्ट आंसर भी प्रिंट करना चाहते हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रिंट करेक्ट। तो ये हो गया इफ का पार्ट, कि अगर वो करेक्ट होता है तो करेक्ट को बढ़ाएंगे और प्रिंट करेंगे करेक्ट को। अब इसके बाद अपन एल्स का पार्ट लिख सकते हैं कि अगर एल्स नहीं हुआ तो कुछ तो करेक्ट करना नहीं है, बस एक इनकरेक्ट प्रिंट करना है कि वो करेक्ट आंसर नहीं था। तो अपन ने किया इनकरेक्ट। अब इतना टाइम, इतना तो अपना हो गया प्रिपेयर कि वो रैंडम नंबर ही दो पूछेगा और अपन आंसर देंगे। जैसे अभी इसको अभी के लिए रन करके देखते हैं। तो व्हाट इज 20, तो अपने ऐसे 23 दिया और एंटर कर दिया, तो ये करेक्ट आ गया। ये 44 दे दिया तो ये इनकरेक्ट। तो इतनी वर्किंग है अभी, ठीक है। अभी 10 बार ऐसे रैंडमली दो दो क्वेश्चन करके पूछेगा और अपन उसको आंसर देना पड़ेगा। अब ये ब्लॉक खत्म तो होगा नहीं, तो इसे इंटरप्ट कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम ये रुक गया। अब मतलब अपना इतना पार्ट तैयार है, जब ये खत्म होगा ये फॉर लूप, तब तक अपने पास करेक्ट और इनकरेक्ट करके आ जाएंगे। और अपने को लास्ट समरी भी प्रिंट करना है। समरी में क्या चाहिए अपने को? अपन चाहते हैं कि समरी में प्रिंट करते हो कितने करेक्ट आए वो मिल जाए, और कितना टाइम लगा वो मिल जाए। तो अपन ने प्रिंट किया, एक एफ स्ट्रिंग प्रिंट करी है। सबसे पहले तो करेक्ट, ये नंबर आएंगे एग्जैक्ट बाय 10। करेक्ट, ठीक है। तो किसी ने मान लो 8 दिए होंगे तो काउंट 8 होगा, और 8/10 आर करेक्ट। अब एक लास्ट वाला एक और बचा है कि टाइम कितना लगता है। तो टाइम की अभी अपन ने कोई कैलकुलेशन यहाँ पे ऐड नहीं करी। अब अपना पूरा गेम जो एक्चुअल चल रहा है वो इसके बीच में चल रहा है, इस फॉर लूप के अंदर। जब तक वो करेक्ट आंसर दे रहा है, जब तक वो कैलकुलेशन चल रही है, तो वो हर एक चीज यहाँ पे फॉर लूप पे चल रही है। ठीक है, इतना पार्ट आया। यहाँ पे अपना गेम चल रहा है, तो अपने को बेसिकली स्टार्ट टाइमर करना है यहाँ पे, और टाइमर को एंड करना है यहाँ पे। तो पूरा गेम दोनों के बीच में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये भी अपन ने देखा है कि स्टार्ट को अपन ने टी डॉट, यहाँ से स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया। इसको एंड करना है अपने को जस्ट यहाँ पे। तो एंड इक्वल्स टू टी डॉट टाइम। ठीक है, इतनी भी अपनी वर्किंग यहाँ पे हो गई। अपन ने स्टार्ट और एंड दिए। अब बस लास्ट में अपने को टाइम की भी वो क्या करना है, प्रिंट करना है। तो अपने प्रिंट किया एक एफ स्ट्रिंग, और इस पे लिख दिया यू टुक
अब जो सेकंड्स है वो अपन ने देखा कि मिली सेकंड में डॉट करके बहुत बड़ा आता है। अब उतना अपन एक्चुअल में यूजर को शो नहीं करने आते, बस डॉट के बाद 2 सेकंड प्रिसीजन तक के ठीक है, 2 या 1 प्रिसीजन तक के। तो इसके अंदर अपन राउंड फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे कि एन माइनस स्टार्ट, और इसे करेंगे सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक के राउंड। ठीक है, तो ये पार्ट अपना वेरिएबल का हो गया कि इसके अंदर राउंड फंक्शन भी चला गया, और एक लास्ट में सेकंड। ये राउंड फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है ना, कि ये माइनस करने पे एक नंबर मिलेगा, और उसे कितनी डेसिमल प्रिसीजन तक के राउंड करना है वो कॉमा 1 बताता है, और ये पूरा राउंड फंक्शन के पेरेंथेसिस, और ये एज अ वेरिएबल लिखा है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। कहाँ तक? इधर तक के लिख लिया है, इसका लास्ट में। क्या? 10 क्वेश्चन के बाद अपन ने लूप लिया ना 10। कौन सा? रेंट इंट पे? हाँ। हम्म। वो उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में तो वो इंक्लूडेड नहीं रहता, ये तो डेफिनेट है। रेंट इंट पे देखना पड़ेगा कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग इंक्लूडेड रहता है क्या एक्सक्लूडेड रहता है। मोस्ट प्रोबेबली तो इंक्लूडेड रहता है। एरर क्या है सब आखिरी का रीड करते हुए? सबसे लास्ट लाइन जो एरर की रहती है ना, उसे रीड करना। ठीक है, इसके रन करके देखें। तो यहाँ पे कुछ कॉमा या फिर पेरेंथेसिस की प्रॉब्लम है। हाँ, वो एंड इक्वल्स टू टी डॉट टाइम के आगे पेरेंथेसिस नहीं है इस पे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं अपन कि ये चल रहा है, बाकी सबका चल रहा है। इसको रन करके देखते हैं तो ये पूरे तरीके से वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे 4+14+17 सही लगे। ठीक है, इससे अपन, जैसे आप लोगों को किसी को कंपटीशन टाइप करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 19, ठीक है, 16+18 कितना होगा? 34। ठीक है, कुछ गलत भी कर देते हैं। ठीक है, तो कि वो करेक्ट टाइम दे। 24, 5 कितना होगा? 16, नहीं 17। ठीक है, 8, ये भी इनकरेक्ट हो। तो इसको लगे 8 आउट ऑफ 10 करेक्ट थे, और यूट्यूब 53.8 सेकेंड। ठीक है, तो अपना गेम छोटा सा वर्क कर रहा है। हाँ। हाँ, फॉर लूप का यूज करके।
हाँ आ, वो करना बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए लाइब्रेरी वगैरह है। उसको करने के लिए हो सकता है कि फॉर लूप भी लगे, बहुत कुछ चीज़ लग सकते हैं। हाँ हाँ काइंड ऑफ। ठीक है, आया ये वाला। अब ये वाला जो था, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल वाला तरीके से अपन ने बनाया। अगर आप एक एक्चुअल मैथ वाला बनाते हो, तो ये जो प्लस ऑपरेटर यूज किया आपने, कहा सारे के सारे प्लस के आए। अगर वो रेंडमली कभी प्लस के पूछे, कभी माइनस के, कभी मल्टीप्लाई के, कभी डिवाइड के, तो फिर कैसा बनेगा? दूसरा, रेंज भी यहाँ पे 20 है, तो अपन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि यूजर से सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप कितनी डिफिकल्टी लेवल का रखना चाहते हो, क्या उसे लो डिफिकल्टी पे रखना है, मीडियम पे या हाई पे। लो पे वो 0 1 से लेके 20 तक जनरेट करेगा, मीडियम पे 1 से लेके 50 तक के, और हाई पे 1 से लेके 100 तक के जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये फीचर्स अपन ऐड कर सकते हैं, बट इसके लिए बस थोड़े बहुत कोड का मॉडिफिकेशन लगेगा। हाँ हाँ, वो तो अपन ने चॉइस इसलिए तो किया, कभी प्लस करें कभी माइनस। हाँ हाँ हाँ, ये अब ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब 8 अगर करेक्ट होंगे तो यहाँ पे तो 8 आ जाएगा कि 8 आउट ऑफ 10 आर करेक्ट। वो कैलकुलेशन में नहीं है, वो सिर्फ ऐसा प्रिंट करते वक्त है। ठीक है, अब इतनी चीज़ों का जैसे यूज करके अपन ये गेम बनाए, इसके अलावा एक और गेम है, ये आप लोग को खुद से बनाना रहेगा। ये वाला जो गेम है, ये है गेस माई नंबर गेम। इस गेम में होता क्या है कि दो प्लेयर्स हैं, एक कंप्यूटर है और एक आप हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 प्लेयर में अभी अपन देखें, तो ये कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर गैस कर रहा है 1 से लेके 100 तक के कोई सा एक नंबर। इसने कोई सा भी एक माइंड में गैस करके रखा है। अब जो यूजर है, यूजर को डायरेक्टली गैस करना है कि वो नंबर क्या है। जैसे मान लो इसने 67 करके रखा है, तो ये कुछ भी दे सकता है, इसको दिखेगा नहीं कि नंबर क्या है। तो ये बोलेगा यहाँ पे क्या 3 है, तो ये बोलेगा कि नहीं, 3 से ज़्यादा बड़ा गैस करना है हमसे, आपको। तो 3 से बड़ा गैस करेगा तो वो करेगा क्या, 70 है। तो फिर ये बोलेगा नहीं, 70 से थोड़ा सा नंबर छोटा गैस करना है। तो फिर वो धीरे धीरे करके, जैसे 50 है क्या, तो 50 से ये बोलेगा 50 से थोड़ा सा बड़ा करना है। तो इस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा करके क्लोज आते आते एक लास्ट में 67 दे देगा। तो अपने को ये बताना है इस गेम को खेलने के बाद कि कितने नंबर ऑफ ट्राइज लगे इसको करने में। हाँ, बेसिकली इसमें टाइम का कोई वो नहीं है। इसमें ये है कि कितने चांसेस, कितने कम चांसेस में आप गैस कर सकते हो। फिर आपको क्या लगता है कितने चांसेस में आप 1 से लेकर 100 तक के कर सकते हो खुद? कितना लग सकता है ऑन एन एवरेज? 10 से 15। जैसा अभी गैस करके देखो, जैसा अगर मैंने खुद गैस करके रखा एक नंबर, तो अब बताओ ये क्या है। हाँ मतलब कोई सा भी एक नंबर बताओ जिससे। हाँ, ये 1 से लेके 100 तक के तो है। आपको डायरेक्टली गैस करना है कि वो नंबर कौन सा है। 27 से बड़ा है, 50 से भी बड़ा है, 55 से भी बड़ा है, 75 से भी बड़ा है, 95 से छोटा है, 88 से भी छोटा है, 80 से भी छोटा है। 80 से छोटा है तो फिर 85 से तो छोटा ही होगा। 75 से बड़ा है। हाँ, तो 75 से तो बड़ा है, 77 से भी बड़ा है, 79 से छोटा है, 78। ठीक है, आपको समझ में आया किस तरीके से कि एक एक करके आपको पहुंचना है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
लगभग 11 शायद काउंट से हो। तो 10 से 12 तक क्या आप पहुंच सकते हो। अगर इसकी डिफिकल्टी अपन ने 1 से लेके 1000 कर दी तो कितने ट्राइज लग सकते हैं? 15 to 20। और 10,000 कर दिया तो कितनी देर में गैस कर सकते हैं? एक्चुअल में अगर बोलूँ कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 10,000 हो या 100 हो, लगभग 4-5 ट्राई और पड़ेंगे कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आपका हो सकता है 20 से अंदर ही हो जाए। बट आप सोचोगे कि ये फिर कैसे पॉसिबल है, सीधा 10,000 तक के एक एग्जैक्ट नंबर कैसे ढूंढ सकते। तो इस गेम को खेलने की एक स्ट्रेटेजी होगी, वो आपको खुद फाइंड आउट करके पता करना पड़ेगा। हाँ, बस यही है, यही एक हिंट रहेगा। और इसके बेसिस पे ही एक फिर एक स्ट्रेटेजी बनेगी, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल। एक बार वो क्लिक कर जाएगी तो फिर आपको आ जाएगा, और एक दो बार गेम खेल के ही आपको क्लिक हो जाएगी कि कैसे करना। ठीक है, आगे तो ये सारे पॉइंट्स वगैरह सब लिखे हुए हैं कि कंप्यूटर को क्या कराना है, तो आपको इमेजिन करना है कि कौन सा वेरिएबल बनाना है, कैसे उसको इंक्रीज कराना है, कैसे काउंटिंग को मेजर करना है, और ये सारा। ऐसा कोई नाम नहीं है, वो बस रैंडम नंबर एडिशन टाइप। हाँ, खुद से कोई सा भी नाम बना सकते हो उसका। जैसे इस वाले का है कि गेस माई नंबर गेम। नंबर तो अपन आखिरी में गेस कर लेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन दे ही देगा वो लास्ट में। जैसे इसमें लिखा है, वंस यू फाइंड द करेक्ट नंबर द कंप्यूटर विल डिस्प्ले अ कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज अलोंग विद द नंबर। हाँ, ये हिंट ही तो है वो। हर बार यही तो बोल रहा है कि इससे बड़ा गैस करो, इससे छोटा गैस करो। तो यही हिंट है। हाँ, इसको कंडीशन में कैसे लगाना है, कंडीशन कब कब हिट होगी, कैसे वो जज करेगी कि आपने जो दिया है वो एक्चुअल नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो ये सब मैनेज करना ही आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाएगा इतना। थोड़ा टाइम लगेगा बट ये बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, बस ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितनी भी चीज़ें अभी तक सीखी है ना, वो सब इस पे अप्लाई हो गया। इफ फंक्शन, फॉर लूप, कंडीशंस। अच्छा, इसमें लूप भी है। लूप कितनी बार चलेगा यहाँ पे? यहाँ पे लूप आपको नहीं पता कि 10 बार में आप करेक्ट करोगे, 20 बार में, 50 बार। तो ये कैसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं? मतलब कि दो टाइप के तो लूप है पाइथन में, जब आपको सेट नंबर ऑफ टाइम पता हो और जब नहीं पता हो। तो इस वाले प्रोग्राम में आपको वाइल लूप लगेगा। तो करेक्ट होने तक चलाना। हाँ, क्योंकि जब तक करेक्ट नहीं है तब तक ये तो पूछेगा ही ना वो। जब तक करेक्ट नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। तो आपके पास जितने भी टूल्स हैं अभी तक बेस पाइथन तो उन सबको यूज करके आपको इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला अपने को आगे जाके थोड़ा बहुत काम आता है, ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये कोई प्रोग्राम करने का मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम बेसिकली वैसे के वैसे ही है। बट जितना भी ये कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि आप प्रोग्राम को अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो, किस तरीके से आप उनको मैनेज कर सकते हो प्रोग्राम को, कि ताकि आपके बहुत मैसी प्रोग्राम ना बने कि बहुत हजारों लाइन तक के जा रहे हैं तो चीज़ें ढूंढना, उसे सही करना मुश्किल ना हो। तो अपन लॉजिकली क्या करते हैं, इन चीज़ों को ऊप्स का इस्तेमाल करके उन्हें ऑप्टिमाइज करते हैं कि अपन प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से लिख पाए। ये जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिकली दो चीज़ों पे रिवॉल्व करता है। ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है क्लास नाम से, और एक होता है उसका ऑब्जेक्ट जिसे इंस्टेंस कहते हैं। अभी क्लास और ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उनको समझते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बैंक में हो। अब बैंक का डेटा को मैनेज करना है कि कौन कस्टमर है, कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, किसके पास कितने पैसे हैं।
तो इतना सारी चीजें आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो आप नॉर्मली अगर बनाने जाओ तो कैसे बनाओ? कस्टमर, जैसे एक कस्टमर, सिंगल कस्टमर, तो एक सिंगल कस्टमर की मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है उसका एक नेम है, उसका एक अकाउंट नंबर है, और उसका बैलेंस है। अभी के लिए अपन ये तीन बेसिक चीज लेके चलते हैं। तो एक दूसरा नंबर भी तो हो सकता है, तो इनको कैसे क्या यूज कर सके स्टोर करने में? क्या इनको डायरेक्टली वेरिएबल्स बनाए नेम नाम से? बट अगर इसके लिए नेम ले लिया, तो जो दूसरा पर्सन आएगा उसके नेम, अकाउंट और बैलेंस को कैसे स्टोर करेंगे? तो क्या इसके लिए नेम 2 लिखेंगे या नेम 3? तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है नेम लेने में डायरेक्टली वेरिएबल। तो अपन उसको डिक्शनरी पे ले सकते हैं, ठीक है? कि डिक्शनरी में अपन एक पर्सन की सिंगल की बना दी, और उसमें नेम, अकाउंट और बैलेंस है। तो अपन ने पूरी डिक्शनरी बनाई जिसमें पूरा डिफाइन किया कि इसमें नेम है, इसमें अकाउंट है, और इसमें बैलेंस है। फिर अब जब दूसरे पर्सन की बनाने का अपन, तो दूसरे पर्सन की फिर डिक्शनरी बनाई अपन, उसका नेम, उसका अकाउंट और उसका बैलेंस। अब ऐसे 5 कस्टमर हुए, तो आपको 5 अलग अलग डिक्शनरी बनानी पड़ी। तो आप सोच रहे हो कि डिक्शनरी एक जैसी बार बार बना रहे हैं। तो डिक्शनरी से भी ज्यादा अच्छा एक और चीज होती है कि आप एक क्लास बना दो। क्लास क्या होती है? क्लास काइंड ऑफ एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आपने ब्लूप्रिंट देखे, ब्लूप्रिंट क्या होता है, कैसे दिखता हो, क्या होता है वो? हाँ, बस एक मैप होता है, एक ब्लू कलर की शीट पे एक डिजाइन कर देते हैं मैप। अगर आपके सामने कोई ने एक मैप बना दिया है कि एक घर का, कि इसमें यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे गार्डन होगा, ये एरिया होगा, ठीक है, ये इसका ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? सिर्फ एक पेपर होता है, वो एक्चुअल घर नहीं है। बट जब इसका यूज करके एक कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए एक एक्चुअल घर, तो ठीक है, तो ये एक ओरिजिनल घर होगा जो इस ब्लूप्रिंट का यूज करके बनाया गया है। यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट होता है इसी को क्लास कहते हैं, और जो एक्चुअल घर है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पे इसे इंस्टेंस कह सकते हो या फिर एक ऑब्जेक्ट कह सकते हो। यहाँ पे अपन अपने एग्जाम्पल में अगर इन दोनों चीजों को पुट करें, तो अपन ने एक डिजाइन बनाया, अपन एक ब्लूप्रिंट बनाया कि एक कस्टमर का क्या क्या चीज हो सकती है। अपन इसका नेम लिख सकते हैं, इसका अकाउंट ले सकते हैं, और इसका बैलेंस ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी कोई अकाउंट नहीं बनाया अपन ने, बस एक ब्लूप्रिंट बनाया, अपने एक डिजाइन बनाया कि एक अकाउंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो वो सब रख लिया। अब जब इसका ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके अपन ने एक्चुअल में अकाउंट खोला, तो एक वेरिएबल बनेगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होंगी उसकी। अपन एक ही ब्लूप्रिंट का यूज करके कितने ही वेरिएबल बना सकते हैं। जो एक क्लास का यूज करके जो वेरिएबल बनाया जाता है, उस वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है, होता बेसिकली वो एक वेरिएबल ही है, जैसे काइंड ऑफ एक डिक्शनरी होती है। एज अ डेटा एनालिटिक्स आपके ये सब डायरेक्टली तो काम नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं आपको चीजें मिलेंगी। तो वहां पे बस एक कॉन्सेप्ट समझना आएगा कि क्लास और एक ऑब्जेक्ट में होता क्या है। अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं कोड के थ्रू। यहाँ पे अपन एक क्लास बनाई बैंक अकाउंट नाम से। ये एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, इतना पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट का है। तो अभी अपन ब्लूप्रिंट को देखते हैं। बैंक अकाउंट क्लास है, और इसके अंदर अपन ने एक डेफ करके एक इनिट बनाया। इनिट बेसिकली एक इनिशियलाइज करता है, सबसे पहले ही रन हो जाता है जैसे अपन क्लास को कॉल करते हैं। काइंड ऑफ आप इसे एक स्टार्ट समझ सकते हो, मतलब कि एक ब्लैंक शीट ली अपन ने, और इस ब्लैंक शीट में कुछ तो होना चाहिए, कुछ डिजाइन होनी चाहिए, तो वो डिजाइन का ही पार्ट है ये वाला इनिट करके। तो अपन ने उसमें डिजाइन किया कि एक सेल्फ सेल्फ बेसिकली एक ऑब्जेक्ट खुद रहता है, कि उसके अंदर एक नेम होगा, उसके अंदर अकाउंट होगा, और उसके अंदर एक बैलेंस करके वेरिएबल होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन एक ओरिजिनली जो चीज रिसीव करी है उसके बेसिस पे नेम बनाएंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल, एक अकाउंट नंबर और एक बैलेंस। तो काइंड ऑफ इतना पार्ट पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट रहेगा। अपन ने नीचे जाके इसका इस्तेमाल करके एक वेरिएबल भी बनाया। इस वेरिएबल को बनाते टाइम अपन ने ऊपर देखा था कि नेम लिया है, अकाउंट लिया है और बैलेंस लिया है।
तो जब अपन को अकाउंट एक्चुअल में बनाना रहेगा तो उस ब्लूप्रिंट का यूज करके अपन ने इस तरीके से बनाया कि ACC करके वन, मतलब अकाउंट वन बनाया है, और किसका यूज करके, बैंक अकाउंट। और जो बैंक अकाउंट में अपन ने रोहन एक अकाउंट नंबर डाला 4456, और उसके अकाउंट के बैलेंस में डाल दिए 500 रुपये। तो ये एक फिजिकल अकाउंट बना है, काइंड ऑफ एक बिल्डिंग बनी है उस ब्लूप्रिंट का यूज करके। ये जो अपन ने रोहन दिया, तो रोहन इसके अंदर जाके स्टोर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए आपको वर्किंग क्या है, ये रन किया, अब इसको रन कर दे, अकाउंट बन चुका है। अब इस अकाउंट के अंदर मान लो एक वेरिएबल है, काइंड ऑफ एक डिक्शनरी है। इसके अंदर वो तीनों इन्फॉर्मेशन है, नेम है, अकाउंट है और बैलेंस है। तो अगर अपने को इसका नेम देखना होता है तो अपन इस ACC1 डॉट नेम लिखते हैं। ये नेम उसका नेम देखने का तरीका होता है कि उसके अंदर एक्चुअल में जो नेम बना है वो क्या है, उसके अंदर जो अकाउंट है वो क्या है, उसके अंदर जो बैलेंस है वो क्या है। तो अपन ने जैसे अकाउंट डॉट नेम लिखा तो वो रोहन आ गया। तो इसी तरीके से ACC.1 लिखेंगे तो अपने क्या मिल जाएगा, इसका अकाउंट नंबर। और इसी के जैसे अपन ने ACC1 डॉट लिखा तो यहाँ पे उसका क्या मिल जाएगा अपने को, बैलेंस। तो उसके अभी बैलेंस 500 रुपये। अब मेरे को दूसरा अकाउंट बनाने के लिए वापस पूरी डिक्शनरी नहीं बनाना, अपने पास ब्लूप्रिंट रखा हुआ है। जब अकाउंट 2 बनाया जाएगा तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट करके क्लास को कॉल किया, उसे कुणाल दिया, ये अकाउंट नंबर बताया और फिर ये अमाउंट दे दिया, तो अब वो भी बन गया। अब उसके नाम के अंदर ये है, उसका अकाउंट ये है, और इसी तरीके से उसका बैलेंस भी होगा। अब ये पार्ट था सिर्फ अकाउंट का ब्लूप्रिंट बनाना और उसके यूज करके ऑब्जेक्ट बनाना। अब आता है कि बैंक में सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होने से काम नहीं है। मान लो अगर वो पर्सन आता है, पर्सन कौन, अकाउंट होल्डर वन, और ये आके 200 रुपये डिपॉजिट कर देता है, तो फिर अपने को खुद से मैनुअली कोड करना पड़ता है यहाँ पे कि उस पर्सन ने आया तो उसकी डिक्शनरी ढूंढी, उसकी डिक्शनरी पे अमाउंट गए, उस अमाउंट पे प्लस इक्वल टू 200 लिखा। कल को ये आया, उसने 300 रुपये निकाल लिए, तो फिर एक कोड करना पड़ेगा आपको कि उसके डेटा पे गए, उसे माइनस इक्वल टू 300 किया। तो ये कब तक हैंडल करोगे, कितने लोगों के लिए हैंडल करोगे, कब तक ये बेस कोड आप करते रहोगे कि अकाउंट को हैंडल करो फिर लाओ फिर करो। तो अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। वो फंक्शन अमाउंट लेगा और इसके अकाउंट से जाके पैसे काट देगा। ठीक है, कभी ये डिपॉजिट करेगा तो डिपॉजिट के लिए पहले फंक्शन लिख सकते हैं जो डेटा में जाके ऐड करेगा, और विड्रॉ के लिए अपन एक और फंक्शन लिख सकते हैं। ये जो फंक्शन डिफाइन करते हैं अपन, ये डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर। तो अपन ने डिफाइन किया एक फंक्शन, क्या, डिटेल्स। डिटेल्स नहीं, इसके नीचे आई। ठीक है, स्टार्टिंग में कोड समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को डायरेक्टली ये चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आएंगे एज ए डेटा इनवेस्ट। बट अगर प्रोग्रामिंग में डेवलपर साइड जाओगे तो काम आएगा। अपन ने डेफ लिया डिपॉजिट, क्या, अपन डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, अपन क्लासेस वगैरह नहीं बनाएंगे, बट अपन इनको इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये दो ऑब्जेक्ट क्लियर रखना कि ऑब्जेक्ट क्या रहेगा और एक इंस्टेंस क्या रहता है, मतलब क्लास क्या रहता है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अपन ने डिफॉल्ट मतलब डिपॉजिट किया, सेल्फ एक खुद ऑब्जेक्ट को डिसाइड करने का कि कौन सा अकाउंट होल्डर है। तो अगर अकाउंट होल्डर वन का डिपॉजिट करना होगा तो ये समझ जाएगा कि अकाउंट होल्डर वन के अकाउंट से जाना है। और अमाउंट, कितना अमाउंट उसको डिडक्ट करना है, नहीं कितना अमाउंट उसे ऐड करना है डिपॉजिट है तो जो अकाउंट होल्डर वन है, सेल्फ मतलब अकाउंट होल्डर वन के डॉट बैलेंस में प्लस इक्वल टू कर दो अमाउंट, और प्रिंट कर दो मैसेज की डिपॉजिट सक्सेसफुल। वैसे ही एक फंक्शन लिख दिया विड्रॉल के लिए कि अकाउंट होल्डर वन कॉल करेगा, टू कॉल करेगा तो एग्जैक्टली उसी के अकाउंट तक के जाएगी। तो अपन ने सेल्फ पास किया कि अगर टू कॉल करेगा तो टू के अकाउंट पे जाएगा ये, और इतना अमाउंट लेके जाएगा 200 रुपये। विड्रॉ में अपन ने एक ऐसी कंडीशन रखी कि अगर उसने पैसे ज़्यादा निकालने का ट्राई किया जितना उसके अकाउंट में है नहीं, तो एक उसे स्टॉप भी तो करना रहेगा, नहीं तो वो पैसे निकाल ले। कि अगर जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है क्या वो ग्रेटर देन अभी खुद के बैलेंस से है, तो अपन प्रिंट कर देंगे कांट विड्रॉ लो बैलेंस, एल्स सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इक्वल टू 1।
और प्रिंट कर देंगे कि इतना अमाउंट क्या क्या विड्रॉ किया है और बैलेंस लेफ्ट बचा। ठीक है, जैसे एटीएम में अपने पास आखिरी में बचता है। अगर कोई पर्सन को अपनी बैलेंस देखना रहता है, ऐसा पूरा डिटेल्स निकालना होता है, तो फिर वो इस फंक्शन का इस्तेमाल करेगा, डिटेल्स का। अब डिटेल कैसे काम करेगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा कि अकाउंट डिटेल्स आर नेम, जो उस पर्सन का सेल्फ डॉट नेम है, उसका अकाउंट नंबर, जो भी उसे कॉल करेगा एग्जैक्टली उसी का अकाउंट नंबर आएगा, और जो भी इस फंक्शन को यूज कर रहा होगा उसका बैलेंस भी आ जाएगा। ये सेल्फ मतलब वो होता है कि जो पर्सन इसको इस्तेमाल कर, उनकी डिटेल्स आएंगी। अब इसको जब बनाया था तो इस क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं सारे फंक्शन। ठीक है, अब इनको बनाने के बाद अपन क्या करते हैं, जैसे अकाउंट टू ने फंक्शन को कॉल किया डिटेल्स। तो ये कॉल कौन कर रहा है, अकाउंट टू, तो जितनी डिटेल्स आएंगी वो सब अकाउंट टू की आएंगी। इसमें जो सेल्फ है तो उसके अंदर अकाउंट टू का डेटा है। तो इसकी डिटेल्स क्या थी कि इसका नाम कुणाल है, इसका अकाउंट नंबर 8897 है, और अकाउंट बैलेंस 240 है। ऐसे अकाउंट वन की डिटेल्स देखना हो तो ये, अभी अकाउंट वन के अकाउंट में कितने हैं, 500 रुपये। तो अपन ने सिर्फ एक फंक्शन को कॉल किया, अकाउंट वन डॉट डिपॉजिट। तो जैसे उसे रन किया वो डिपॉजिट सक्सेसफुल होगा, और अब इसका अकाउंट डिटेल देखेंगे तो वो सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया। मतलब बेसिकली डेटा को मैनेज करने के लिए अपन ये सब बनाते हैं, क्लास और वेरिएबल्स, ताकि अपन डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। ठीक है, अकाउंट वन में डिपॉजिट कर दिए इतने। अगर अकाउंट वन से आप विड्रॉ कर लेते हैं 555, तो अब कितने बचे, 555 विड्रॉन और 2250। फिर से विड्रॉ कर लिए तो इतने बचे। ठीक है, अपन पूरे निकाल के देखते हैं। अब 25 लेफ्ट हैं, तो अब कॉल करेंगे तो वो कांट विड्रॉ लो बैलेंस। ठीक है, यह है किस तरीके से अपन वेरिएबल्स को कितने इजीली मैनेज कर पा रहे हैं। अपन को बनाते टाइम तो जरूर थोड़ा सा कोड ज्यादा करना पड़ता है, बट आखिरी में इस्तेमाल करते टाइम एक तो कोड भी बहुत कम होता है और अपन कोई सा भी काम करा सकते हैं। तो यही पूरा जो कॉन्सेप्ट रहता है ग्रुप्स का, वो इसी पे ही रिवॉल्व होता है, एक क्लास में और एक ऑब्जेक्ट में। हाँ, एक ही क्लास के अंदर। नहीं, उसका नाम अलग रखेंगे ना। अगर अकाउंट वन पे ही दूसरा बना दिया तो वो अकाउंट वन हट जाएगा, बट फिर दूसरा वेरिएबल के लिए दूसरा नाम नहीं होगा। अगर सेम नाम का होगा तो डिलीट होगा, नहीं तो रखा रहता है। हाँ, अगर सेम नाम पे बनाओगे तो हट जाएगा। जैसे अगर मैं इस पे कर दूँ, जैसे अकाउंट वन की डिपॉजिट देखते हैं हम, अकाउंट वन डॉट, यहाँ पे डिटेल्स करके एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ये एक फंक्शन और ये सब इंस्टेंस। अकाउंट डॉट डिटेल्स को कॉल किया, तो इसके में अभी रोहन का अकाउंट था। ठीक है, अगर अब मैं ऐसे करके बनाऊंगा, हाँ हाँ, डॉट लगाने के बाद टैब दबा दूँ तो ओपन हो जाती है। ठीक है, अब इसमें अपन ने बैंक अकाउंट खोल दिया। अब रोहन के नाम की जगह अपन ने किसका खोल दिया, सुनीता का। ठीक है, इसका अकाउंट नंबर दे दिया 12345, और इसके अमाउंट में 9000 रुपीज। अगर अपन सेम वेरिएबल के अंदर करेंगे तो वो रिप्लेस कर देगा उसको, बट अगर इसका वेरिएबल नेम दूसरा लिया होता, हाँ, अब क्योंकि क्योंकि अपन ने सेम वेरिएबल ले लिया ना, तो अभी सुनीता का हो चुका है। तो अपने को वेरिएबल नेम बदलना पड़ता है। ठीक है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है और यहाँ पे क्लासेस क्या रहेंगे। ये जो अपन ने डायरेक्टली ऐसे इस्तेमाल किया, ACC डॉट अकाउंट नंबर, इनको कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। मतलब वो अकाउंट होल्डर की बस इंफॉर्मेशन को बताते हैं कि उस अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, उसका
अकाउंट नंबर क्या है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। तो ये सब उसके अंदर की इंफॉर्मेशन है जिनको रीड करने के लिए अपन ये करते हैं। उस अकाउंट पे कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं, उसको कुछ वर्क करना होता है उस पर्टिकुलर अकाउंट पे। तो उस पर इस तरीके से जब मेथड फंक्शन को यूज करा जाता है तो इसे मेथड कहते हैं। जो अपन अभी स्ट्रिंग पे लगाई थी ना, स्ट्रिंग डॉट अपर डॉट लोअर, तो वो यही काम करते हैं। वो आपसे एक स्ट्रिंग लेती है, इंटरनली प्रोसेस करते हैं और आपको दे देती है। ठीक है, इसको क्विकली सब कुछ रीड कर लेते हैं। इससे क्लास क्या होता है, इसको रीड करके देखो। यही एग्जांपल अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा। आगे इतना। अब बेसिकली इसकी जो स्टार्टिंग है यही कहती है, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इसमें जिस ऑब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं ना, वो क्लास के बेसिकली जो अपन ने ऑब्जेक्ट्स बनाए उनके लिए है, कि उनको किस तरीके से बनाते हैं, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पैराडिग्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी चीज को करने का एक सही तरीका। ठीक है, दैट ऑर्गेनाइज कोड अराउंड ऑब्जेक्ट एंड क्लास रेदर देन जस्ट फंक्शंस एंड लॉजिक। मतलब नॉर्मली तरीके से अपन वेरिएबल्स बना के इन चीजों को मैनेज करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाता है। इसकी जगह अपन किसका यूज करें, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का इस्तेमाल करके इन डेटा को बनाते हैं अपन। इट अलाउ यू टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक बैंक अकाउंट, अ कार, अ यूजर, by building their data, attributes, and behavior method together into a single package। ठीक है, तो बेसिकली पूरे oops का कॉन्सेप्ट ये क्लास और ऑब्जेक्ट पे रिवॉल्व करता है। अब इसके कुछ क्या होंगे, ये चार वो होते हैं, फोर पिलर्स होते हैं जो मेन इसको हेल्प कर रहे हैं। मतलब फोर पिलर, इनके फोर बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली फोर पिलर फोर बेनिफिट्स हैं इनके। ठीक है, सबसे पहला है एनकैप्सुलेशन। इसको रीड करके देखो सिर्फ एनकैप्सुलेशन वाले को। ठीक है, आया। इसका मतलब था कि जो भी अपन लॉजिक बना रहे हैं फंक्शंस के, वेरिएबल्स के, उनको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने बना के साइड में रख दिए। अब जब अपन इनको यूज करेंगे तो ये लॉजिक कभी नहीं दिखते आपको। तो अपन चीजों को एनकैप्सुलेट करके सेपरेटली उन्हें रख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को रीड करके देखो कि एब्स्ट्रैक्शन वाला क्या शो करता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब अपन मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे विदड्रॉ, अपन ने जैसे ही विड्रॉ किया तो अपन ने अपने को कोई हिडन कोड दिखे नहीं कि इसने किस तरीके से विड्रॉ किया। बस अपना काम होगा कि उसने विड्रॉ अमाउंट हटा दिया उसके बैलेंस से। तो इसे एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है, कि जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन होती है उसकी, वो हिडन रहती है, बट यूजर डायरेक्टली वो फंक्शंस को क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इनहेरिटेंस वाले को रीड करके देखो, ये क्या होता है। चलिए, ये जब इसके और डिटेल में आप जाओगे इस पार्ट के, तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी अपन ने सिर्फ बैंक अकाउंट बनाया, बट बैंक अकाउंट के अंदर मल्टीपल टाइप के अकाउंट होते हैं। एक सेविंग्स होता है, एक करंट अकाउंट होता है। तो अकाउंट आपको एक ही बनाना पड़ेगा, मतलब एक टाइप का वेरिएबल, बस बाकी के फीचर्स अलग कर सकते हो। तो इसमें पेरेंट और चाइल्ड का एक सीन रहता है, कि एक मेजर अकाउंट रहेगा और उसके चाइल्ड होंगे कि एक
करंट अकाउंट होगा और एक सेविंग अकाउंट, दोनों का बस बिहेवियर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, वो इनहेरिटेंस होता है। और एक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपको अलग लग सकती है, बट जब तक आप इनको एक्चुअल में यूज नहीं करोगे ना, तब तक इनकी टर्म्स भी समझ में नहीं आती। तो इनकी टर्म्स आपको क्लियरली तब समझ में आएगी जब आप मशीन लर्निंग वगैरह पे जाओगे। इसमें ये क्या कह रहा है, जैसे कि विड्रॉ है, तो विड्रॉ मेथड अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसे निकाल रही है, तो ऐसे वो करंट अकाउंट में भी निकाल सकती है। सेविंग अकाउंट के लिए उसका बिहेवियर अलग हो सकता है, कि जैसे पैसे खत्म हो जाए वो आपको स्टॉप कर सकती है। बट वही मेथड जब करंट अकाउंट के लिए निकाली गई, तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा, कि करंट अकाउंट से पैसे तो निकल जाएंगे, मान लो ओवरड्राफ्ट भी चले जाएगा, तो करंट अकाउंट वाला अलाउ कर देगा, क्योंकि वो कोड अलग होगा। तो इस तरीके से अलग अलग कोड में सेम मेथड अलग अलग बिहेव कर सकती है। सेविंग अकाउंट पे लगाओगे तो अलग बिहेवियर होगा उसका, करंट अकाउंट के अकाउंट पे लगाओगे तो अलग होगा, बट मेजर काम दोनों का एक ही जैसा होगा, और वो अपने को दिखेगा नहीं, वो कोड इम्प्लीमेंटेशन के टाइम अलग होता है। ठीक है, तो ये फोर पिलर, ये फोर चीजें बताते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपने को कोई सा यूज नहीं, मेजरली बस इतना समझना है कि अपने को क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है।